हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की ज़बरदस्त क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि डेली हमारे चैनल पे जीके जीएस की 2:30 बजे क्लास होती है, जिसमें 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। उसके बाद 3 से 4 टॉपिक्स डेली करवाए जाते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फ्री सीट लेना है तो आप लोग इस क्लास को पूरी देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि सरकारी सीट लेना है तो घोल के पी जाओ। जितना मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ उनकी सभी की आपको जो है नोट्स बनाना है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। 50 में से 20 सही करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ओके, चलिए यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ओके, करंट अफेयर की बहुत दिन से क्लास नहीं हुई है, किसी दिन मैराथन ले लूँगा, आपको मैं बताऊँगा कि करंट अफेयर से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए, एक साथ चाहिए, कम पैसों में चाहिए, तो आप लोग ये क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। 490 पेज की PDF है, निचोड़ नोट्स है, सरकारी सीट की 100% गारंटी अगर आप लोग पूरा मटेरियल तैयार कर लेते हैं तो। ओके, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं सभी लोग। सबसे यहाँ पे पहला आज का टॉपिक है खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी, यानी कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये आपको लिखना है। ओके, एक तरफ खिलाड़ी आप लोग डाल लीजिए, एक तरफ खेल। जैसे यहाँ पे लिम्बा राम, ये बहुत पूछा जाता है, तो लिम्बा राम का संबंध है तीरंदाजी से। किस खेल से संबंध है? तीरंदाजी। उसके बाद यहाँ पे अभिनव बिंद्रा इंपॉर्टेंट है, तो अभिनव बिंद्रा का संबंध है निशानेबाजी। जिसमें मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ उसी को आपको नोट करना है। फालतू की चीज़ें आपको नहीं नोट करना है, ना फालतू की चीज़ें आपको याद करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी को याद रखना है, भारोत्तोलन से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे सानिया मिर्जा के बारे में सभी को पता होगा, लॉन टेनिस से इनका संबंध है। विश्वनाथ आनंद नोट करिए, शतरंज से इनका संबंध है। साइना नेहवाल बहुत पूछा जाता है, बैडमिंटन से इनका संबंध है। गीत सेठी एंड पंकज आडवाणी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गीत सेठी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो गीत सेठी का संबंध एंड पंकज आडवाणी के संबंध बिलियार्ड्स से है। ठीक है, उसके बाद विजेंदर सिंह का मुक्केबाजी से है, सभी को पता भी होगा। टाइगर वुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर वुड्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइगर वुड्स अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ से। ठीक है, उसके बाद सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। और भी जैसे करंट में जो अभी खिलाड़ी आए हैं, जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ है, टोक्यो ओलंपिक हुआ है, ठीक है, इसमें जो जैसे खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, तो उनका नाम मैं किसी दिन मतलब करवा दूंगा अलग से करंट की क्लास में। ओके, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। एक तरफ आप लोग खेल डाल लीजिए, एक तरफ संख्या। क्रिकेट में 11 सभी को पता होगा, हॉकी में 11 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, पोलो में 7 होते हैं, सॉरी पोलो में 4 होते हैं। अब इसमें कबड्डी वाला याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पोलो भी बहुत पूछा जाता है। लॉन टेनिस में 1 या 2। उसके बाद फुटबॉल सभी को पता होगा। बेसबॉल बहुत पूछा जाता है, तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9 होती है। ठीक है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलीबॉल 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। ठीक है, अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि सभी लोगों को जो है हेल्प मिल सके। और इस बार बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है, इस बार वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बस आप लोग विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, एक विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है ये साथ ही वो अपडेट आपको भी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अभी के अभी। सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, यानी कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब से दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक तरफ आप लोग पुरस्कार डाल लीजिए, एक तरफ क्षेत्र डाल लीजिए। वर्ष ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, अभी मैं बताऊंगा वर्ष कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद नोट करिए मान बुकर पुरस्कार, ये जो है आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कई क्षेत्र हैं इसमें, मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ 6 क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट ये है नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार जो है किसकी मतलब किस लिए दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है दिया जाता है, 1901 से दिया जाता है। ये वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। अब लिखिए आप लोग, पहला लिख लीजिए शांति के क्षेत्र में, उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में, उसके बाद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान नोट कर सकते हैं, केवल विज्ञान नहीं नोट करना है, चिकित्सा विज्ञान, उसके बाद अर्थशास्त्र और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शांति साहित्य हो गया आपका, भौतिकी हो गया, चिकित्सा विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कलिंग पुरस्कार है आपका, तो कलिंग पुरस्कार जो है 1952 से दिया जाता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के नोट करिए। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिया जाता है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो कि मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये जो है सरकारी जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, ग्रैमी पुरस्कार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको सन नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, हालांकि सन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। विश्व वर्ड सभी को पता है सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यों के लिए जाता है, ये भी जो है सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यों के लिए दिया जाता है। भारत रत्न असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसकी पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम से भी आप लोग ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी हूँ, क्रैश कोर्स की भी लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। बस आप लोग जुड़े रहें, एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। जितने भी भाई बहन इस बार 2022 में बीएड करना चाहते हैं, आगे जैसे आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद कैसे सीटेट यूपीटेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया जाता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं इन दोनों एग्ज़ाम को क्लियर किया हूँ, वैसे ही आपको मैं बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा। मात्र 15 से 20 दिनों में आप लोग तैयारी करके सीटेट एग्ज़ाम को उड़ा सकते हैं। ओके, तो इस बार बस आप लोग जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा मिलेगी। उसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सभी पुरस्कार को नोट कर लीजिएगा आप लोग, सभी पुरस्कार को। ठीक है, सभी पूछे जाते रहते हैं, तो सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग नोट करके। ठीक है, उसके बाद भारत के जो प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा, इन सभी त्यौहारों को नोट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पोंगल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोंगल जो है तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। ओके, सरहुल झारखंड में। बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पोंगल और बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओणम यहाँ पे, तो बिहू जो है असम का प्रमुख त्यौहार है, छठ बिहार का है, ओणम केरल का है। ठीक है, तो सभी त्योहारों को नोट करिएगा, कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बिल्कुल फ्री का नंबर आप लोग ले सकते हैं, और ये क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक भी मैं फालतू के क्वेश्चंस अपनी क्लास में नहीं करवाता हूँ, जितने भी जो अभी टॉपिक्स वाइज वाले स्टार्ट हैं, तो डेली क्लास को देखा करें। एक भी क्लास जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको देना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी आपको देना है। ठीक है, अभी जो 50 क्वेश्चंस का ये स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है। एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है, तो मैं आपको बता दूं, मुद्रास्फीति में जो स्थिति होती है, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होता है। ठीक है, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होता है, खर्च होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था, तो प्रकाशित किया गया था, नोट कर लीजिए, इंडियन ओपिनियन, ये जो समाचार पत्र था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1915 आप लोग नोट कर लीजिए। 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ओके, चलिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ओके, इनका जन्म कब हुआ था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, या और इनकी मृत्यु दिवस पर जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था।
बहुत ही गजब का प्रश्न है। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। जितना लाइक करेंगे उतना बेहतरीन मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी, इसका जो प्रत्यक्ष उद्देश्य था माय डियर फ्रेंड्स, वो था कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच का बोना था। यही इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित का मेल कीजिए। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे, और मैं टॉपिक वैसी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। पिछली क्लासेस को भी जरूर देखते रहें आप लोग, नहीं देखें तो वो क्लासेस तो मतलब रामबाण हैं, उनसे क्वेश्चंस आना ही आना है। जवाब देंगे सभी लोग, मेल करिए। इसमें 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ मिला था, ठीक है, यानी कि स्नानाघर। उसके बाद हड़प्पा से क्या मिला था भाई? हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रीस्ट मिला था, ठीक है। कालीबंगन से क्या मिला था भाई? कालीबंगन से आपका जो है मिला था हल के चिन्ह मिले थे, हल के चिन्ह। और लोथल से आपका पत्तन बंदरगाह मिला था। तो इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। अगर हिस्ट्री की क्लास को नहीं देखें तो हिस्ट्री की क्लास जाके देखिए, पूरा हिस्ट्री में क्लियर करवाया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। रक्त का रंग जो है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? जो ब्लड का कलर रेड होता है वो किसके कारण होता है? साइटोक्रोम या क्लोरोफिल या हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है ये क्वेश्चंस। तो रक्त का जो रंग लाल होता है ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लड का पीएच मान कितना होता है ये नोट कर लीजिए। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये सर्वदाता होता है, यानी कि सभी ग्रुप को दे सकता है। और ए बी जो है सर्वग्राही होता है, यानी कि सभी से ये ग्रहण कर सकता है, ओके। ये भी दोनों पॉइंट्स याद रखना है। चलिए, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? तो ये जो है निषेचन पर नहीं पड़ता है, ठीक है, निषेचन में। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कैसी क्लास लगती है मेरी, ठीक है। चलिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अल्पतम विपत्ति लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस? 7 का भाई जवाब देंगे सभी लोग। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नोट जरूर करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्द निवारक मरहम जो आयोडेक्स होता है इसमें किसकी गंध आती है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। आयोडेक्स आप लोग भी यूज करते होंगे, सभी लोग यूज करते होंगे। तो इसमें जो है किसकी गंध आती है आज से पता हो गया आपको? मिथाइल सैलिसिलेट। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया, नोट जरूर करिएगा नॉलेज के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समानतः वायु प्रदूषक नहीं है? बताइए कौन सा समानतः वायु प्रदूषक नहीं है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें देखिए ये जो है आपके प्रदूषक हैं, ये आपका नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है आपका वायु प्रदूषक। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे मतलब लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, लॉफिंग गैस के नाम से, हंसाने वाली गैस, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है किसे? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्यूबा लिखा हुआ है, तो क्यूबा को जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। चलिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है, नोट कर लीजिएगा, अशोक। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछे तो पलास है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंगा है, ठीक है। चलिए, पक्षी पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस व क्रौंच, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक्स में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया है? वह कौन सा खेल है जिसे रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद जो है शामिल किया गया है?
तो वो खेल है गोल्फ। टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ से, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक जो है अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह है कौन? वह है आपका कोई संगीतक जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, ठीक है, वही कहलाता है श्रमिक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी जो है मछली है? कौन सी मछली है? वेल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये एनिमल में आता है, ठीक है, एनिमल में आता है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सी मछली है आपको बताना है। तो यहाँ पे सालमन एक जो है मछली है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जेली फिश लगा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं कि मतलब मछली है, जेली फिश नहीं है, ठीक है। सालमन इसमें मछली है, वेल आपका एनिमल में आता है। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई आसमंद रेखाएं क्या कहलाती हैं? किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई आसमंद रेखाएं क्या कहलाती हैं? और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगी। टेलीग्राम नंबर पे आपको मैसेज नहीं करना है, ग्रुप पे आपको ज्वाइन होना है डायरेक्ट लिंक से। तो किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई आसमंद रेखाएं क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं हैचुर। क्या कहलाती हैं? हैचुर कहलाती हैं। तो इसका डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? जवाब देंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? इसलिए महसूस करता है क्योंकि उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर होता है भाई। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। यह एक रासायनिक तत्व है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? बताएंगे सभी लोग। सूर्य मंदिर जो है कौन से राज्य में स्थित है? कोडांग सूर्य मंदिर भी कभी कभी ऑप्शन में दे देगा। तो ये है उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी जिले में है, नोट कर लीजिएगा। कभी कभी पुरी ही दे देता है, उड़ीसा नहीं रहेगा तो पुरी भी आपको याद रखना है, ठीक है। पुरी जिले में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सिरका क्या है भाई? सिरका क्या है? जवाब देंगे। सिरका क्या है? तो सिरका देखिए तनु एसिटिक अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो खुला बाजार कार्यवाही से जो तात्पर्य है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर बिक्री, ये जो है खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है इसमें? कथकली तो केरल का है, कथक उत्तर भारत का है, भांगड़ा पंजाब का है, गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, डांस। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, कथकली बहुत पूछा जाता है, केरल याद रखना है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष क्षमता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 14। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्किपिलागो, आर्किपिलागो। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था?
जवाब देंगे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था, तो मद्य निषेध, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा, इसका जो है समर्थन किए थे। भारी उद्योग को जो है समर्थन नहीं किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बच्चों वाला प्रश्न आ गया है, 2 नंबर फ्री कर ले जाइए आप लोग। 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है गदर पार्टी से नहीं था। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे भारत में राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई 35 वर्ष, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 लिख लीजिएगा 18। अगर आप 18 साल के हैं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए जो है योग्य हैं, ठीक है। और अभी नए राष्ट्रपति बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, एंथनी स्कॉट मॉरिसन की जगह पे। तो इस किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था, बाबा गुरुदत्त सिंह का जो है संबंध गदर पार्टी से नहीं था। ये 18 साल वाला कैसा लगा फैक्ट आपको जान के। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, बताइए। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, 29 का जवाब देंगे। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, ट्रांसफार्मर जो है किसे परिवर्तित करने की युक्ति है, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ट्रांसफार्मर जो है किसे परिवर्तित करने की युक्ति है, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में देता है, कौन सा वो प्रकार है कंप्यूटिंग का, तो वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। ऑप्शन देखिए फिर आप लोग बताएं। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है, ज़्यादा क्लास आपको लंबी तो नहीं लगती है, अगर और लंबी चाहिए क्लास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी लंबी क्लास दूंगा, उसमें और भी मटेरियल मैं आप लोगों को दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो सके। मैं इसलिए ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेता हूँ, बहुत खींच के आधा घंटा बहुत है, उसके बाद आप लोग बोर हो जाएंगे। अगर 30 मिनट से भी ज़्यादा क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए कि हमें चाहिए। इसलिए अगर ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी तो तुरंत आपका सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। चलिए, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, बताइए। ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज क्लास में करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ, जो अभी वर्तमान में जो क्लास चल रही हैं, जैसे जिसमें 3-4 नए टॉपिक्स डेली करवाता हूँ। बताइए, ये कोणार्क मंदिर वाला अभी करवाया था ना, 3 से 4 दिन पहले करवाया हूँ इसको। तो अभी तो मैं पूरा मटेरियल आपको दिया नहीं हूँ, जब पूरा मटेरियल दे दूंगा, और केवल देने से काम नहीं चलेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा भाई, नोट करना पड़ेगा, प्रॉपर रिवीजन करना होगा, तभी एग्ज़ाम में करके आएंगे आप लोग। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 6 लाख करीब 87,000 फॉर्म भरे गए हैं और आज करेक्शन की लास्ट डेट है। फॉर्म में करेक्शन नहीं किए हैं तो फॉर्म में करेक्शन आप लोग कर दीजिए, आज के बाद नहीं होगा, उसके बाद टाटा बाय बाय आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, 34 का जवाब देंगे सब लोग। तो माना जाता है नरसिंह देव प्रथम को, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट करिए। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था, जवाब देंगे सभी लोग। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, पूरा ऑप्शन देखिए फिर बताइए। माल्थुसियन की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जनसंख्या जन्मति अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणती अनुपात में बढ़ती है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। ये क्वेश्चंस
एक क्लास में हो चुका है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे भी होता हो किसी वस्तु का अधिकतम भार। चलिए, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या? 38 का जवाब देंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? जवाब देंगे सभी लोग। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो ये जो देखा गया था किस फसल पर? गेहूं पर देखा गया था। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन नोट करिए, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? नोट करिए सभी लोग, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चंस लिखिए सभी लोग, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। इतना अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग विश्वास के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट है, वो अपडेट भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966 में हुई थी, ठीक है, 1966 में। और हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड का पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन याद रखना है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है बताइए? 40 का जवाब देंगे। बैंक दर क्या है? तो बैंक दर वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, वही जो है बैंक रेट है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होती है? कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होती है? वो होती है प्रगामी कर। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा किसी भी संसद से जो है हटाया जा सकता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देंगे 43 का। तो बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीले किनारबंदी को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। लाइक करें सभी लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग। चलिए, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का जंतु पैदा करता है? रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्यूपा में जो है करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है मौजूदा हार्मोनिक, जैसे सन्नाद भी बोलते हैं, इस पर जो है निर्भर होती है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? जवाब देंगे, कौन कौन से हैं स्थायी सदस्य 5? तो वो हैं कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। बी वाला नोट कर लीजिएगा, ये स्थायी सदस्य 5। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, सानिया मिर्जा, अभी कराया ना क्वेश्चन, मिल गया कि नहीं मिल गया क्वेश्चंस? मतलब रामबाण क्लास है, ये मान के चलिए। जितने भी क्लासेस होती हैं, मतलब डेली क्लास को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। जीके में 40+ स्कोर करना है 50 में से, तो आप लोग मेरे चैनल से पढ़ें विश्वास के साथ। हिंदी भी आप लोग पढ़ें, कला वर्ग में भी पढ़ें, रीजनिंग खुद से प्रैक्टिस करें। बार बार कहता हूँ, सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। अगर अभी नहीं पढ़ाता, नहीं पता होता, तो इसमें बताइए कौन सा फिर पता चलता कि आपको कौन सा युग्म गलत है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से है। अभी मैं करंट में पढ़ा दूंगा, जैसे झूलन गोस्वामी उसमें नहीं पढ़ाया हूँ, तो करंट में अभी जो जैसे खिलाड़ी चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, तो उनका लिखवा दूंगा, क्योंकि वही पूछे जाएंगे ज़्यादातर, उम्मीद है। जीव मिल्खा सिंह शतरंज यहाँ पे लिखा है। तो जीव मिल्खा सिंह एक धावक थे, ठीक है, रनर, मतलब धावक थे, दौड़ते थे। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। चलिए,
आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे आर्यभट्ट और कालिदास। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन क्या हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन स्कैन नहीं कर पाया था, तो 49 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल से जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।